गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे ग्राउंड्स एप्लीकेशंस और सेटिंग असाइंड आर्बिट्रल अवार्ड। In India, an arbitral award is generally final and binding. However, Section 34 of Arbitration and Conciliation Act 1996 provide a limited safety valve that allows a party to apply to court to set aside an award. मतलब इंडिया के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड एक बार पास होने के बाद वो फाइनल रहता है और बाइंडिंग रहता है बोथ पार्टीज पे। बट सेक्शन 34 के तहत पार्टी को ये अलाउ किया जाता है कि आप कोर्ट के पास जा सकते हो और एप्लीकेशन डाल सकते हैं टू सेट असाइड दिस आर्बिट्रल अवार्ड। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सेक्शन 34 एप्लीकेशन इज़ नॉट एन अपील। और ये जो एप्लीकेशन रहता है सेक्शन 34 के अंदर वो अपील नहीं माना जाता, वो एक डिफरेंट एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। उसको बोलते एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। द कोर्ट कैनॉट री एग्जामाइन द मेरिट्स ऑफ केस। मतलब कोर्ट केस को री एग्जामाइन नहीं करता और ना ही री इवेल्युएट करता एविडेंसेस को। इट कैन ओनली सेट असाइड द अवार्ड इफ स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स आर मेड। और कोर्ट तभी उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकता अगर कोई स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स बनते हैं तो ग्राउंड्स देखते अपन कौन से हैं। ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड। The grounds are strictly defined to prevent judicial interference. They are divided into two categories. So सबसे पहले आता है grounds to be proven by applicant and next category आती grounds determined by court. तो अपन पहले grounds to be proven by applicant देखते। The party challenging the award must provide proof of the following। मतलब पार्टी जो भी चैलेंज कर रही है उस अवार्ड को उसने प्रूफ प्रोवाइड करना, जो भी अपन अभी नीचे 5 पॉइंट देखेंगे उनका। या तो वो प्रूव कर सकती कि बंदा इनकैपेसिटी में था, या इनवैलिड एग्रीमेंट था, या लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस मतलब प्रॉपर नोटिस नहीं मिली थी पार्टी को, या फिर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन, या इरेगुलर कंपोजिशन। सबसे पहले इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज। वन ऑफ द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी। मतलब दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में थी, जिसने साइन करा था वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो अगर इनकैपेसिटी में है तो मतलब जैसे माइनर रह सकती है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देन सेकंड आता इनवैलिड एग्रीमेंट। द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड अंडर द लॉ टू विच द पार्टीज हैव सब्जेक्टेड इट। मतलब जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उन दोनों पार्टीज के बीच साइन हुआ था वो वैलिड ही नहीं है लॉ के तहत। देन उस कंडीशन में वो भी एक लीगल ग्राउंड बन जाता। लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस। द पार्टी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present their case। मतलब ऐसा हो सकता है कि पार्टीज को, मतलब दो पार्टी रहती तो एक हाथ पार्टी को नोटिस ही नहीं मिली प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की, या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग से रिलेटेड उसको कोई नोटिस ही नहीं आई, या वो अनेबल थी उसकी केस को प्रेजेंट करने में। तो अनेबल के अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती। देन आता बियॉन्ड स्कोप ऑफ सबमिशन। The word deals with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of submission to arbitration। मतलब जो भी अवार्ड पास किया गया वो उस डिस्प्यूट से रिलेट ही नहीं किया करता जो कि सबमिशन के टाइम पार्टीज ने जो मुद्दे रखे थे। मतलब अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट not contemplated by or not falling within the terms of submission to arbitration। मतलब वो टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन के अंदर फॉल ही नहीं करता जो भी अवार्ड पास हुआ, इसलिए वो बियॉन्ड स्कोप ऑफ सबमिशन, ये भी एक प्रूफ है। देन इरेगुलर कंपोजिशन। द कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रल प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। मतलब जो भी कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल हुआ या फिर जो भी प्रोसीजर चली आर्बिट्रेशन की, वो पार्टीज के एग्रीमेंट में जो लिखी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो फिर वो भी इरेगुलर कंपोजिशन, ये भी एक अच्छा लीगल ग्राउंड है। तो अपन ने 5 लीगल ग्राउंड देखे। ग्राउंड्स टू बी प्रूवन बाय एप्लीकेंट, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, इनवैलिड एग्रीमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस, बियॉन्ड स्कोप ऑफ सबमिशन, इरेगुलर कंपोजिशन। देन अभी अपन देखेंगे ग्राउंड्स डिटरमाइंड बाय कोर्ट। द कोर्ट में सेट असाइड एन अवार्ड ऑन इट्स ओन इफ इट फाइंड्स दैट नॉन आर्बिट्रेबल सब्जेक्ट मैटर। मतलब कोर्ट किसी भी अवार्ड को सेट असाइड कर सकती खुद होके अगर उनको उसके अंदर ये फॉलोइंग पॉइंट्स अपन जो देखेंगे वो मिला तो। सबसे पहले नॉन आर्बिट्रेबल सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो सब्जेक्ट मैटर उन्होंने चलाया आर्बिट्रेशन के अंदर वो आर्बिट्रेशन के लिए ना, मतलब आर्बिट्रेशन के लिए नहीं था, वो चल ही नहीं सकता था आर्बिट्रेशन के द्वारा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर इंडियन लॉ।
जैसा क्रिमिनल ऑफेंस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, तो वो कोर्ट में चलने को होना था, वो आर्बिट्रेशन द्वारा सॉल्व ही नहीं किए जा सकते। देन कन्फ्लिक्ट विथ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, द अवार्ड इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड और करप्शन। मतलब एक तो वो अवार्ड पास किया गया, उसमें फ्रॉड था या फिर उसके अंदर करप्शन हुआ। इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, मतलब जो भी फंडामेंटल पॉलिसी इंडियन लॉ की उसको ये अपोज कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, मतलब उनके अपोज में जा रहा। इन कन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशंस ऑफ मोरालिटी और जस्टिस, मतलब जो मोरालिटी और जस्टिस के बेसिक नोशंस है कि मॉरल्स रहते हैं समाज के कुछ, या फिर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके कन्फ्लिक्ट में जा रहा है, ये उसके अगेंस्ट जा रहा, देन वो अवार्ड कोर्ट सेट असाइड कर सकती। पेटेंट इलीगैलिटी और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस ओनली, मतलब ये सिर्फ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस के लिए है। इफ द अवार्ड इज विटिएटेड by patent illegality appearing on the face of award. However, an award cannot be set aside merely because of an error of law or because the court prefers a different view of the fact. मतलब अगर कोई अवार्ड विटिएट किया गया पेटेंट इलीगैलिटी, जो कि अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ अवार्ड दिख रहे लोगों को, मतलब सामने से दिख रहे अवार्ड के अंदर, तो उस कंडीशन में कोर्ट अवार्ड तो सेट असाइड नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ एरर ऑफ लॉ, या फिर कोर्ट को कोई डिफरेंट व्यू है उनका उस फैक्ट से रिलेटेड। सो ये सिंपल है, अगर अवार्ड जो भी पास हुआ उसके अंदर कुछ पेटेंट इलीगैलिटी रही, पेटेंट इलीगैलिटी मतलब फंडामेंटल एरर ऑफ लॉ या फिर इरेशनल डिसीजन इन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, मतलब ऐसा कोई डिसीजन पास करा गया जो कि गलत था। मतलब एक तो आर्बिट्रेटर्स ने जो इम्पोर्टेंट एविडेंस था उसको इग्नोर कर दिया अवार्ड पास करते वक्त, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उनको उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर, या फिर इम्पॉसिबल व्यू जैसे ऐसा डिसीजन दिया जो कि इम्पॉसिबल था, अपने जो लॉ थे इंडिया के अंदर के उनको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, मतलब उनके अपोज में जा रहा था, या फिर प्रॉपर रीज़न ही नहीं दिया, देन उस कंडीशन में कोर्ट उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकती। बट अगर कोई अवार्ड सिर्फ इस टर्म पे सेट असाइड करने का एप्लीकेशन आया कि उसके अंदर एरर ऑफ लॉ है, या फिर कोर्ट का उस फैक्ट से रिलेटेड कोई डिफरेंट व्यू है, तो उस बेसिस पे वो सेट असाइड नहीं किया जा सकता। तो आप सिंपल करो, ये जो दो सेंटेंस है उसको तोड़ो, मतलब ये और डोमेस्टिक अवार्ड, ये पेटेंट इलीगल, ये अलग हो गया और इधर से ये अलग है, ऐसा। तो अपन ने देखे ग्राउंड्स डिटरमाइंड बाय कोर्ट, नॉन आर्बिट्रेबल सब्जेक्ट, कन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, पेटेंट इलीगैलिटी, और फिर पब्लिक पॉलिसी का कन्फ्लिक्ट के अंदर फ्रॉड और करप्शन, फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ वायलेशन, मॉरलिटी और जस्टिस का कन्फ्लिक्ट, ऐसा। तो प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन, अभी प्रोसीजर क्या रहती सेट असाइड करने की। सबसे पहले लिमिटेशन पीरियड, द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट द पार्टी रिसीव्ड द अवार्ड, मतलब जब अवार्ड पास होता है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ता। एक्सटेंशन, द कोर्ट में अलाउ अ फर्दर 30 days if there was a sufficient clause for the delay, but absolutely no application is entertained after 120 days total। मतलब 3 मंथ के अपन ने देखे 90 डेज होते, 3 महीने मतलब 90 डेज, और कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा और 30 दिन आपको एक्स्ट्रा दे सकता है अगर आपने सफिशिएंट कॉज शो किया कोर्ट को तो। बट कोई भी एप्लीकेशन 120 दिन से ज़्यादा के बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा। प्रियर नोटिस, द एप्लीकेंट मस्ट इशू अ प्रियर नोटिस टू द अदर पार्टी बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन इन कोर्ट, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसने एक नोटिस भेजना सबसे पहले दूसरे पार्टी को, ये एप्लीकेशन टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड कोर्ट में फाइनल करने से पहले। टाइम फॉर डिस्पोजल, द एक्ट मैंडेट्स दैट कोर्ट शुड एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ सेक्शन 34 एप्लीकेशन विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, मतलब एक बार नोटिस भेज दी उसके बाद सेक्शन 34, अगर कोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत जाता है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो 1 साल के अंदर अंदर उसका डिसीजन आने को होना, मतलब कोर्ट ने उसको 1 साल के अंदर डिस्पोज करने को होना। कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टे, बिफोर 2015 फाइलिंग अ सेक्शन 34 एप्लीकेशन रिजल्टेड इन एन ऑटोमेटिक स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड, मतलब 2015 से पहले अवार्ड पास हो गया सपोज, और किसी ने दूसरे ही दिन जाके कोर्ट के अंदर सेक्शन 34 के तहत एप्लीकेशन टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड फाइल कर दिया,
तो उस कंडीशन में फिर जो अवार्ड पास हुआ था उसको ऑटोमेटिक स्टे आ जाता था 2015 से पहले। बट अभी करंट लॉ देर इज नो ऑटोमेटिक स्टे, मतलब अभी आप ऑटोमेटिक स्टे नहीं आता, आपको स्टे ऑर्डर के लिए अलग एप्लीकेशन करना पड़ता है। Even if an award is challenged, the winning party can still enforce it unless the court specifically grants a stay of operation. Upon a separate application, the court may require the challenging party to deposit awarded money in court as the condition for granting the stay. मतलब अभी कैसा है, फॉर एग्जाम्पल कंपेंसेशन देने के लिए आर्बिट्रेटर ने बोल दिया, मतलब अवार्ड के अंदर उसने पास करा कि ए पार्टी को, बी पार्टी को, मतलब रमेश को, सुरेश को 1 लाख रुपए मिलने चाहिए विवेक द्वारा। तो उस कंडीशन में, सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा ना, तो सिंपल रखो, रमेश को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे सुरेश को 30 दिन के अंदर अंदर, ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड पास हो गया। तो फिर उस कंडीशन में रमेश दूसरे ही दिन एप्लीकेशन करता है सेक्शन 34 के तहत कि ये अवार्ड को सेट असाइड करा जाए। तो 2015 से पहले क्या होता था कि ये एप्लीकेशन जैसे ही हो गई तो अभी वो 1 लाख रुपए रुक जाते थे जब तक ये एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आता था। मतलब रमेश जो सुरेश को 1 लाख देने वाला था वो अभी उसको नहीं देना पड़ता, उस पर स्टे आ जाता है ऑटोमेटिक अवार्ड पे। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो जो 1 लाख है रमेश को कोर्ट के अंदर डिपॉजिट करने पड़ते जब तक ये केस नहीं चलती, मतलब इसका डिसीजन आता वो एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। आउटकम्स ऑफ सेक्शन 34। सो ये सिंपल है, मतलब एक कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोर्ट रिक्वायरमेंट डाल सकती है जो भी चैलेंज कर रही पार्टी कि आप जो अवार्ड में लिखा हुआ मनी है वो कोर्ट के अंदर डिपॉजिट कर दो ताकि हम आपको स्टे ऑर्डर ग्रांट कर पाए। क्योंकि इससे एश्योरेंस आता ना कि भाई हाँ आप सच्चे हो सकते हैं, इसलिए आप पैसा जमा कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। आउटकम्स ऑफ सेक्शन 34 एप्लीकेशन। The court has limited powers. It can dismiss the application and uphold the award. Set aside the award in whole or in part. मतलब कोर्ट के पास लिमिटेड पावर्स रहती, जैसे वो एप्लीकेशन डिसमिस कर सकती और अवार्ड सही था ऐसा बोल सकती, या फिर अवार्ड सेट असाइड कर सकती, पूरा कर सकती, या इन पार्ट के अंदर मतलब उसके अंदर का कुछ पार्ट भी सेट असाइड कर सकती। एडजर्न प्रोसीडिंग्स। Under Section 34, Subsection 4, the court may temporarily stop set-aside proceedings to give arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral proceeding or take action to eliminate the grounds for setting aside award. मतलब कोर्ट ऐसा भी कर सकती कि वो सेट असाइड की जो प्रोसीडिंग चल रही थी, जो एप्लीकेशन डाला था, उसको टेम्पररी स्टॉप कर सकती और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती कि अगर कुछ छोटा मोटा इरर हो उस आर्बिट्रल डिसीजन के अंदर या फिर आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर, तो वो आप आर्बिट्रल प्रोसीडिंग फिर से रिज्यूम करके वो एक्शन लेके वो जो ग्राउंड्स थे उसको सेट असाइड कर से फिर से आप ही अवार्ड पास कर दो। मतलब इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा, सिंपल है। एक तो डिसमिस करेंगे एप्लीकेशन को और अवार्ड सही है ऐसा बोलेंगी, या फिर पूरा अवार्ड ही सेट असाइड कर देंगे, उसके अंदर का कोई पार्ट करेगी, या तो वोल अवार्ड कर सकती या फिर एडजर्न कर सकती प्रोसीडिंग को। मतलब जो सेट असाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन डाला था उसकी जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको रोक सकती, और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जिसने अवार्ड पास करा था उसको बोल सकती कि आप आर्बिट्रल प्रोसीडिंग फिर से रिज्यूम करो, और जो ग्राउंड्स है इलीगल, मतलब जो ये है ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, वो आप इलिमिनेट करो उस अवार्ड में से और फिर से एक नया अच्छा अवार्ड पास करो। फिर इसकी वजह से कोर्ट का टाइम भी बचता और कोर्ट का इंटरफेरेंस भी कम होता उसके अंदर। नोट: the court cannot modify the award if the award is flawed. The court must set it aside, leaving the parties free to start the arbitration process over again if they wish. मतलब कोर्ट उस अवार्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता, लिविंग द पार्टीज फ्री टू स्टार्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसेस ओवर अगेन इफ दे विश। मतलब एक बार सेट असाइड करने के बाद पार्टी को फिर से बोल सकता कि आप नया आर्बिट्रेशन प्रोसेस करो, उसमें ये जो भी ग्राउंड्स थे उनको इलिमिनेट करो और फिर एक अच्छा अवार्ड पास करो। बट कोर्ट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ सेट असाइड कर सकता उस अवार्ड को। वो आर्बिट्रेटर ही कर सकता उसको मॉडिफाई, क्योंकि उसने ही वो पास करा, कोर्ट ने नहीं करा वो पास। तो इधर अपना ये कौन सा क्वेश्चन था आर्बिट्रल अवार्ड का, ग्राउंड्स एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। तो सिंपल है यार, ये क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले सेक्शन 34 का इंपॉर्टेंस है,
और एक डिफरेंट एप्लीकेशन रहता, अपील नहीं रहता, अपील डिफरेंट रहती, ये अलग रहता। ग्राउंड्स रहते सबसे पहले, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते, ग्राउंड टू बी प्रूवन बाय एप्लीकेंट, ग्राउंड टू बी ग्राउंड्स डिटरमाइंड बाय कोर्ट। तो एप्लीकेंट के अंदर कोणते आते, इनकॅपॅसिटी ऑफ पार्टीज, इनवॅलिड एग्रीमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस, बियॉन्ड स्कोप ऑफ सबमिशन, इरेगुलर कंपोजिशन। और कोर्ट द्वारा क्या आते, नॉन आर्बिट्रेबल सब्जेक्ट मैटर, कन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड पेटेंट इलीगैलिटी। देन आप प्रोसीजर लिख सकते हैं कि लिमिटेशन पीरियड 3 महीने का है, एक्सटेंशन 1 महीना ज़्यादा, मतलब बट 120 दिन के ऊपर एक भी दिन नहीं मिलेगा। देन प्रियर नोटिस भेजने को होना एप्लीकेशन डालने से पहले दूसरे पार्टी को, और फिर टाइम फॉर डिस्पोजल 1 साल के अंदर अंदर इसको डिस्पोज करने को होना एप्लीकेशन को। और ऑटोमेटिक स्टे का कंसेप्ट 2015 के पहले ऑटोमेटिक स्टे लगता था, लेकिन अभी के लॉ के हिसाब से आपको एक सेपरेट स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगता। आउटकम्स क्या हुए, सबसे पहले एक तो डिसमिस करेगा कोर्ट एप्लीकेशन को और अवार्ड को सही बोलेगा, या फिर सेट असाइड कर सकता है, अवार्ड को पूरा कर सकता है, उसमें का कुछ पार्ट सेट असाइड कर सकता, या एडजन कर सकता प्रोसीडिंग को, मतलब टेम्पररी रोक सकता एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड की प्रोसीडिंग को। और जो ट्रिब्यूनल थी जिसने अवार्ड पास करा था उसको बोल सकता कि आप आपकी प्रोसीडिंग फिर से चालू करो, ये ग्राउंड्स हटाओ और अच्छा अवार्ड पास करो। बट एक पॉइंट है कि कोर्ट अवार्ड मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ सेट असाइड कर सकता। तो इधर एक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।